बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे ऑफिशियल लिक्विडेटर्स की। वाइंडिंग अप के कॉन्टेक्स्ट में सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर का है। यानी कि क्योंकि जो वाइंडिंग अप का कॉन्सेप्ट है उसमें ये जो हमने ग्राउंड सेक्शन 301 में सारी देखी हैं, उनका जो अगर उनमें से कोई ग्राउंड अट्रैक्ट करती है किसी भी कंपनी पे, तो उसका इम्पैक्ट ये होता है कि बेसिकली वो मैनेजमेंट जो है वो फेल हो जाती है टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017। सो उनमें से कोई एक रीज़न जो हम पढ़ चुके हैं, या फिर उनमें से सारी रीजंस जब अट्रैक्ट होती हैं, तो उस मैनेजमेंट को बेसिकली बाईपास कर दिया जाता है, या उस मैनेजमेंट को लॉ ये रिक्वायर करता है कि अब कंपनी के जो अफेयर्स हैं वो मज़ीद ना चला सकें। जब कोर्ट में वाइंडिंग अप की पिटीशन जाती है, तो कंपनी से जवाब मांगने के बाद और बाकी सारी पार्टीज़ को सुनने के बाद नॉर्मली जो है वो कोर्ट्स वो वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करती हैं, और वाइंडिंग अप का ऑर्डर पास करते ही साथ में ही एक जो है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाता है, जो कि जिसका मेन काम ये होता है कि वो सारे एसेट्स जो हैं जो कंपनी के या लाइबिलिटीज़ हैं उन सबको सिक्योर करे, और बेसिकली वो सुपरसीड करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। हम ये कह सकते हैं कि वो सारे इख्तियारात जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होते हैं वो ऑफिशियल लिक्विडेटर के पास आते हैं, और ऑफिशियल लिक्विडेटर जो है वो पर्सनली खुद से वो सारे जो हैं वो इख्तियारात एक्सरसाइज तो कर सकता है, लेकिन हर एक एक्शन के लिए उसको सब्सिक्वेंटली कोर्ट की जो कंपनी कोर्ट की जो है वो अप्रूवल चाहिए होती है। सेक्शन 30315 में है जी, अपॉइंटमेंट ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर for the purpose of the winding up of companies by the court. The commission shall maintain a panel of persons from whom the court shall appoint a provisional manager or official liquidator of a company order to be wound up. इसका मकसद ये है जी, इस तरह की लिस्ट मेंटेन करने का ये है कि ताकि पहले से, क्योंकि ये रूटीन मैटर है, कंपनीज कोर्ट हैं, या पाकिस्तान में अगर 90,000 या 100,000 कंपनीज हैं, वाइंडिंग अप की जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में चलती हैं डिफरेंट हाई कोर्ट्स में। इस तरह का पैनल या लिस्ट बनाने का मकसद ये होता है कि वो कॉम्पिटेंट लोग जो कॉरपोरेट लॉ को समझते हैं वो एससीसीपी में एप्लीकेशन दें, और उनको उनके क्रेडेंशियल्स को देखते हुए एससीसीपी जो है वो नोटिफाई करती है इन जो है ऑफिशियल लिक्विडेटर्स को। जिस तरह जो है सब सेक्शन 3 में है, द पैनल फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 1 शेल कंसिस्ट ऑफ पर्सनस having at least 10 years experience in the field of accounting, finance or law, and as may be specified by the commission, such other person having at least 10 years of professional experience. अकाउंटिंग, फाइनेंस और लॉ के बैकग्राउंड को जो है वो प्रेफर किया गया है, क्योंकि यही रेलिवेंट काम है जो ऑफिशियल लिक्विडेटर ने करना है। उसकी जो एबिलिटीज़ हैं इन तीनों फील्ड्स में जो है वो देखी जाती हैं, और उनको डिटर्मिन करने के बाद उनको जो है वो नोटिफाई किया जाता है। देन सब सेक्शन 4 है जी, वेयर ए प्रोविजनल मैनेजर इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट में लिमिट एंड रिस्ट्रिक्ट हिज पावर्स by the order appointing him or by a subsequent order, but otherwise he shall have the same powers as liquidator. प्रोविजनल मैनेजर जब कोर्ट अपॉइंट करेगी तो ये स्पेसिफिक सबसेक्शन ये कहता है कि उसके पास पावर्स तो सारी लिक्विडेटर वाली होंगी, क्योंकि शायद कंपनीज एक्ट में लिक्विडेटर के जो इख्तियारात दिए हुए हैं डिफरेंट सेक्शंस में, वहाँ पे अगर प्रोविजनल मैनेजर का नहीं भी लिखा हुआ तो इस सेक्शन ने क्लियर कर दिया कि उस प्रोविजनल मैनेजर के पास वो सारे इख्तियारात मौजूद तो होंगे, और उनको जो है वो कोर्ट लिमिट भी कर सकती है। देन सब सेक्शन 5 में है, ऑन अपॉइंटमेंट एज प्रोविजनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर एज द केस में बी, such liquidator shall file a declaration within 7 days from the date of appointment in the specified form, disclosing conflict of interest or lack of independence in respect of his appointment, if any, with the court, and such obligation shall continue throughout the term of his appointment. क्योंकि ऑफिशियल लिक्विडेटर एक न्यूट्रल पर्सन होना चाहिए, तो ये इंश्योर किया जा रहा है कि वो एक डिक्लेरेशन या एफिडेविट देता है कोर्ट में कि मेरा इस जो कंपनी है इससे अदरवाइज़ कोई लैक ऑफ इंडिपेंडेंस का या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का कोई इशू
नहीं है। देन सब सेक्शन 6 में है जी कि जो प्रोविनल मैनेजर अपॉइंट अगर हो जाता है सेक्शन 308 में, तो वाइंडिंग अप ऑर्डर करके जो है वो कोर्ट ये ऑर्डर कर सकती है कि वही प्रोविनल मैनेजर जो है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर की जो है वो जो ड्यूटीज़ निभाएगा। देन सब सेक्शन 7 ये कहता है कि एक से ज़्यादा लिक्विडेटर्स भी अपॉइंट हो सकते हैं, और साथ ये है कि अगर एक से ज़्यादा लिक्विडेटर्स अपॉइंट होते हैं तो कोर्ट क्लैरिफाई कर देगी हर ऑर्डर में कि कौन सा लिक्विडेटर क्या काम करेगा। और अगर उन लिक्विडेटर्स का जो है वो आपस में किसी मामले पे कोई इशू आता है तो उस पे जो है वो कोर्ट से क्लैरिफिकेशन ली जा सकती है। देन सबसेक्शन 8 में है जी कि कोर्ट जो है वो लिक्विडेटर, क्योंकि एक उसकी एक फाइडुशरी रिलेशनशिप होता है, एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप होता है टुवर्ड्स द कंपनी, तो उससे जो है वो कोर्ट जो है वो सिक्योरिटी भी ले सकती है। ज़ाहिर है उसको पेमेंट भी होनी है उसकी रेमुनरेशन की, सो उससे एक सिक्योरिटी ली जा सकती है कि वो जो अपनी ड्यूटीज़ जो हैं वो दुरुस्त परफॉर्म करेगा। देन सबसेक्शन 9 में एक एक्सेप्शन ये क्रिएट की गई है कि नॉर्मली तो लिक्विडेटर्स जो हैं वो पैनल से ही अपॉइंट होंगे, बट अगर कोई क्रेडिटर्स ऐसे हैं जिनका जो पूरा जो उनका लोन है वो 60% ऑफ द इशूड कैपिटल से ज़्यादा है, यानी कि 10 लाख रुपए अगर इशूड कैपिटल है और उन्होंने कंपनी ने 6 लाख से ज़्यादा लोन दिया हुआ है, तो वो कोर्ट को एक एप्लीकेशन दे सकते हैं कि जी जो लिक्विडेटर है वो पैनल की बजाय जो हमारा जो लिक्विडेटर है जो हम प्रपोज कर रहे हैं उसको जो है वो अपॉइंट करें। और इसका मकसद ज़ाहिर है ये होता है कि क्योंकि 60% से ज़्यादा उनका जो है वो लोन है, उनका स्टेक ज़्यादा है, तो वो अपना ट्रस्ट वर्दी जो है वो, क्योंकि देखें जो एसेट्स हैं बाद में बिकने हैं, आल दो के कोर्ट की सुपरवीन होती है, बट लिक्विडेटर भी जो है वो काबिल होना चाहिए, उसका जो करेक्टर है या उसका जो मामलात हैं वो अबव बोर्ड होने चाहिए। सो क्रेडिटर्स जो 60% से ज़्यादा हैं उनके पास ये इख्तियार है कि वो अपना जो है लिक्विडेटर नॉमिनेट कर सकते हैं। सब सेक्शन 10 ये कहता है कि जी जो ऑफिशियल लिक्विडेटर है वो रिज़ाइन कर सकता है, और वो कोर्ट की परमिशन से ज़ाहिर है फिर जो है वो रिज़ाइन करेगा और एप्लीकेशन बताएगा, अपनी डिसेबिलिटी की वजह बताएगा, और जब कोर्ट सेटिस्फाई हो जाएगी कि भाई ठीक है इज़ नॉट इन ए पोजीशन टू कंटिन्यू एज लिक्विडेटर, तो देन कोर्ट माइट एक्सेप्ट जो है उसकी जो रिक्वेस्ट है फॉर रेजिग्नेशन। जब ऑफिशियल लिक्विडेटर चला जाता है तो उसी पैनल में से अदालत जो है दोबारा जो है वो एक नया लिक्विडेटर अपॉइंट करते हैं, और जब तक वो नया लिक्विडेटर नहीं आता, प्रोवाइजो जो है सेक्शन 11 का ये कह रहा है कि जी तब तक जो वो ही लिक्विडेटर जो है ही विल कंटिन्यू टू एक्ट एज ए ऑफिशियल लिक्विडेटर। सब सेक्शन 12 में ये है कि जब कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर मिसकंडक्ट, फ्रॉड या मिसफीजेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी करता है या इज अदरवाइज प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट, तो एससीसीपी के पास इख्तियार है कि वो उसको उस पैनल से जो है वो हटा दें, और जब उसको हटाएंगे तो उससे पहले उसको एक शो कॉज करेंगे, और उसको सुनने के बाद जो है वो जो है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर को निकाला जाएगा। इसके अलावा भी हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जब भी किसी भी इंसान का कोई एक वेस्टेड राइट या एक राइट क्रिएट हो जाए, अगर उसका उस राइट की हद तक कोई प्रेजुडिस होने का कोई एक्शन है, कोई रेगुलेटरी एक्शन है, कोई अदालती एक्शन है, तो लॉ हमेशा जो है वो कहेगा कि इसको जो है वो सुन के फैसला किया जाए, और अगर ना भी लॉ में लिखा हो तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि ये उसका नेचुरल राइट है। कोई भी जो पब्लिक फंक्शनरी है उसको निकालने से पहले उसको जो है वो सुना जाएगा। देन सबसेक्शन 13 में है जी कि जो लिक्विडेटर्स हैं उनके लिए कोड ऑफ कॉन्टैक्ट का या अदरवाइज जो एसओपीज़ हैं वो कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम जो है वो दे सकती है, ताकि वो उनके जो मेन काम है उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो लिक्विडेटर पूरी करते रहें। देन सेक्शन 316 डील्स विद रिमूवल ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर। तो वही जो ग्राउंड्स एससीसीपी के पास हैं उसको रिप्लेस करने की या रिमूव करने की, वही इख्तियारात कोर्ट के पास भी मौजूद हैं, और इसमें मिसकंडक्ट है लिक्विडेटर का, फ्रॉड और मिसविजन्स है, प्रोफेशनल इनकम्पिटेंस है, और फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू केयर एंड डिलीजेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ द पावर्स एंड फंक्शंस। अगर ऐसा कोई मामला होगा तो कोर्ट के पास इख्तियार है। देन इनएबिलिटी टू एक्ट एज प्रोविनल मैनेजर और ऑफिशियल लिक्विडेटर एज द केस में बी, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ड्यूरिंग द टर्म ऑफ हिज अपॉइंटमेंट,
यानी कि ये सारी जो 5 ग्राउंड्स दी गई हैं ये अगर हों तो शो कॉज करने के बाद लिक्विडेटर को जो है वो किया जा सकता है रिमूव। और इस रिमूवल की प्रोसीडिंग्स में अगर ये साबित हो जाए कि उसके किसी कंडक्ट की वजह से कंपनी को कोई लॉस हुआ है या कोई डैमेज हुआ है, तो कोर्ट वो असेस कर सकती है और ऑर्डर कर सकती है उस प्रोविजनल मैनेजर या लिक्विडेटर को कि वो सारा ये जो पैसे हैं उनको पे बैक करे। सेक्शन 317 जो है वो रेम्यूनरेशन ऑफ ऑफिशियल लिक्विडेटर के साथ डील करता है। यानी कि ज़ाहिर है एक ये काम फुल टाइम ना सही, लेकिन प्रॉबेबली जो एडवोकेट्स हैं वो बाकी केसेस भी कर रहे होते हैं। लेकिन ये है फिर भी ये एक सब्सटेंशियल काम होता है पूरी कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जगह चलाना, और फिर डिपेंड करता है कि कंपनी का साइज़ क्या है या जो टास्क दिया जा रहा है लिक्विडेटर को वो क्या क्या है। सो उसको मद्देनज़र रखते हुए जो है वो कोर्ट डिटर्मिन करती है कि कितनी उसको जो है रेम्यूनरेशन या सैलरी लिक्विडेटर को देनी है। ये मंथली भी हो सकती है और लमसम भी हो सकती है। और ये जो रेम्यूनरेशन है इसी को फिक्स करते हुए कोर्ट ये भी कंसीडर कर सकती है कि जो एसेट्स डिस्पोज ऑफ होंगे या हो रहे हैं उनकी एक ख़ास परसेंटेज, नॉर्मली 1% या 2% होती है, ये डिपेंड करता है कि कितने के एसेट्स हैं। तो उस परसेंटेज के तहत भी जो है वो कोर्ट डिटरमिन कर सकती है कि इतनी परसेंटेज जो है लिक्विडेटर की सारी सेल में जो है वो उसकी फ़ी होगी। और ये जो है प्रोवाइज़ो में दिया गया है कि डिफरेंट परसेंटेज रेट्स में बी फिक्स्ड फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स एंड आइटम्स। सो ज़रूरी नहीं है कि एक तरह की वो परसेंटेज हो, वो कोर्ट केस टू केसेस बेसिस पे जो है वो डिटरमिन कर देती है। देन सबसेक्शन 3 में जिस तरह मैंने पहले कहा एक मंथली अलाउंस भी फिक्स किया जा सकता है लिक्विडेटर का। सो नॉर्मली क्योंकि वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स भी एक साल में ही कहा जाता है कि आप कंक्लूड करें, तो यहाँ पे भी यही जो है वो रिक्वायरमेंट दी गई है कि जो ये अलाउंस जो है मंथली फिक्स होगा ये एक साल के लिए दिया जाएगा। और ये जो दिया जाता है अलाउंस या जो भी रेम्यूनरेशन फिक्स हुई है ये एक दफ़ा फिक्स हो जाए तो ये बढ़ाई नहीं जा सकती, सबसेक्शन 4 में है, और ये कम की जा सकती है। सबसेक्शन 5 ये कहता है कि जी अगर ऑफिशियल लिक्विडेटर को रिमूव किया गया है फ्रॉम द ऑफिस या वो खुद अपनी मर्ज़ी से रिज़ाइन करता है, तो फिर जो है उसने जो आज तक की जितनी रेम्यूनरेशन ली है वो उसको जो है वो रिटर्न करनी पड़ेगी। उसमें ज़ाहिर ये है कि उसकी वजह मेन यही है कि उसकी मर्ज़ी से उसको अपॉइंट किया और उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ हैं, कुछ लॉ में रिक्वायरमेंट है कि उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी नहीं होना चाहिए, इनकम्पिटेंट भी नहीं उसको होना चाहिए, और वैसे भी उसको फेयरली काम करना चाहिए। सो अगर वो खुद से रिज़ाइन कर दे या यानी कि कोर्ट की परमिशन के बगैर रिज़ाइन कर दे और उस या उसको रिमूव किया जाए तो उसको जो है वो सैलरीज या रेम्यूनरेशन जो है वो वापस करनी पड़ेगी। इसी तरह सबसेक्शन 6 भी यही कहता है कि जी एक साल के अंदर अंदर उसने जो है वो अपनी प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कंप्लीट करनी है, और या तो अगर एक साल में नहीं करता तो कोर्ट से जो है वो टाइम की एक्सटेंशन लेगा, और अगर जो है वो कंप्लीट नहीं करता या ही इज़ फेल टू कंप्लीट दोज प्रोसीडिंग्स विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम, तो उसको जो है वो रेम्यूनरेशन पे नहीं की जाएगी। सेक्शन 3118 ये कहता है कि जी स्टाइल एंड टाइटल ऑफ द ऑफिशियल लिक्विडेटर, क्योंकि वो एक ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता है, एक कोर्ट का एज ए रिप्रेजेंटेटिव या ऑफिसर ऑफ द कोर्ट कंपनी के लिए काम करता है, तो वो अपने नाम से फिर जो है वो सारे एक्शंस नहीं करता, बल्कि उसके साथ लिखा जाता है कि ये ही इज़ द ऑफिशियल लिक्विडेटर हर तरह की कॉरस्पॉन्डेंस या हर तरह के मामले में। सेक्शन 319 में जनरल प्रोविजंस हैं लिक्विडेटर से रिलेटेड, और सबसेक्शन 1 ये कहता है कि जो कोर्ट है वो किसी भी जब लिक्विडेटर को अपॉइंट करेगी तो वो वही ड्यूटीज़ परफॉर्म करेगा जो कोर्ट उसको असाइन करेगी, और कोर्ट नॉर्मली वही ड्यूटीज़ असाइन करती हैं जो कंपनीज एक्ट में जो है वो लिखी हुई हैं, लेकिन फिर भी उसका जो भी एक्शन होता है उसको वो टाइम टू टाइम कोर्ट से रेटिफाई करवाता रहता है। देन सबसेक्शन 2 है जी के the acts of liquidator shall be valid notwithstanding any defect that may afterwards be discovered in his appointment or qualification। ये भी एक जनरल प्रोविजन है जो सारे लॉज में मौजूद होती है। इसका मकसद मेनली होता है टू सेफ गार्ड द एक्शंस ऑफ ए पर्सन हु सब्सिक्वेंटली कुड नॉट होल्ड दैट ऑफिस।
मतलब ये है कि अगर कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे अगर कोई आया है, किसी इदारे में कोई कमिश्नर है या मेंबर है, तो नॉर्मली ये सेफ गार्ड इसलिए दिया जाता है कि ऐसा ना हो कि एक खला जो है वो पैदा हो जाए। सो अगर सब्सिक्वेंटली किसी भी बंदे की जो है वो अपॉइंटमेंट में जो ऑफिशियल कैपेसिटी में काम करता है, पता चले कि इसकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड है या वो ही वाज नॉट कॉम्पिटेंट टू होल्ड दैट ऑफिस, तो उसने जो एक्शन किए होते हैं उनको जो है वो लॉ क्योर करता है और ये कहता है कि जी जो उसने काम किए हुए हैं वो अदरवाइज़ जो हैं वो दुरुस्त तस्लीम किए जाएंगे और उनका लीगल इफ़ेक्ट जो है वो रहेगा। बहरहाल ये जब तक ये डिफेक्ट जो है वो पॉइंट आउट ना हो, ये तब तक ही एक्शंस वैलिड रहते हैं। जब डिफेक्ट वैलिड जो है वो पॉइंट आउट हो जाए और वो सब्सिक्वेंटली मतलब 1-2 माह तक काम करता रहे, तो फिर जो है वो उसकी वैलिडिटी उन एक्शंस की नहीं रहती। सब सेक्शन 3 में रेटरेट किया गया जी कि जो टाइम फ्रेम लॉ में दिया गया या कोर्ट उसको देगी, उसी के अंदर जो है वो ऑफिशियल लिक्विडेटर ने बाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स जो हैं वो कंक्लूड करनी है। इसके बाद जब ये मिसफिजेंस या ब्रीच ऑफ ड्यूटी पे जो है वो लिक्विडेटर अगर कन्विक्ट होता है किसी भी केस में, तो वो ना सिर्फ उस कंपनी की लिक्विडेशन से उसका जो है वो उसकी जो अपॉइंटमेंट है वो नलीफाई हो जाती है, बल्कि 5 साल के लिए मज़ीद उस पर जो है वो बैन लग जाता है। और इस दौरान अगर किसी और कंपनी का वो पैरेलल काम कर रहा है तो ही विल आल्सो सीज टू होल्ड दैट ऑफिस। और जब ये काम कर रहा होता है ऑफिशियल लिक्विडेटर, तो क्योंकि वो पैनल भी मेंटेन कर रहे होते हैं, उनके पास सारा रिकॉर्ड होता है, तो वो उसका जो कंडक्ट है या जो प्रोसीडिंग्स में जो मामला चला रहा होता है लिक्विडेटर, उसकी रिपोर्टिंग जो भी कोर्ट को करते हैं वो। और अगर इस दौरान कोई ऐसा इरेगुलरिटी या मिसकंडक्ट या इस तरह की कोई चीज़ नज़र आए तो एसएसीपी ये चीज़ रिपोर्ट करता है फिर कोर्ट को। ओके जी। ये इन रिलेशन टू दी अफेयर्स ऑफ द लिक्विडेशन, ये जो सेक्शन 320 है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन इसलिए है कि ये वो काम है जो ऑफिशियल लिक्विडेटर ने एक्चुअली करने होते हैं या जो ऑफिशियल लिक्विडेटर की असल असाइनमेंट है। सो ये इस सेक्शन के अंदर जो है वो एक रिपोर्ट ऑफिशियल लिक्विडेटर ने कोर्ट में देनी है, और लिहाजा फिर ये कंपनी के लिए ये डायरेक्शन दी गई है अंडर सेक्शन 320 कि जब भी ये कोई ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट होगा तो कंपनी जो है वो सबसे पहले जो है नंबर ए पर्टिकुलर्स ऑफ द कंपनीज एसेट्स, डेट्स एंड लाइबिलिटीज़, ये जो है ये कंपनी प्रोवाइड करेगी ऑफिशियल लिक्विडेटर को कि कंपनी के क्या एसेट्स हैं, क्या उसके जो है वो डेट्स या लाइबिलिटीज़ हैं, इसकी डिटेल देंगे। फिर अपने बैंक अकाउंट्स की सारी डिटेल देंगे और बताएंगे कि जी उसमें कितना कैश पड़ा है बैंक अकाउंट में और कंपनी के अपने पास जो है कितने पैसे पड़े हैं। फिर जो है वो अपने क्रेडिटर्स जो हैं, जो लेंडर्स हैं, उनकी सारी डिटेल बताएंगे। उसमें बताएंगे कि कौन से डेट सिक्योर्ड हैं और कौन से अनसिक्योर्ड हैं। सिक्योर्ड डेट्स वो हैं जिसमें जो है वो कंपनी ने कोई सिक्योरिटी अपनी प्रॉपर्टी या मॉर्टगेज की हुई है या अपनी किसी भी एसेट पे जो है वो लियन क्रिएट किया हुआ है। फिर सब सेक्शन डी के तहत वो बताएंगे कि जी कुछ किन लोगों से कंपनी ने पैसे लेने हैं और जो क्या चांसेस हैं कि इनसे जो है वो कितनी अमाउंट जो है वो रियलाइज़ होगी इन लोगों से जिन्होंने कंपनी के पैसे देने हैं। फिर सब सेक्शन ए में तो कंपनी की प्रॉपर्टी की डिटेल बता दी है। अब सब सेक्शन ई में वो प्रॉपर्टीज़ की डिटेल बताएंगे जो कंपनी की अपनी कस्टडी में नहीं है, और बताया जाएगा कि ये जो है प्रॉपर्टी किस पर्सन की कस्टडी में है। वो नेचुरली क्योंकि लिक्विडेटर एक कोर्ट का नुमाइंदा है, तो लिहाजा कोई भी जो किसी ने भी अगर कंपनी की प्रॉपर्टी अपने कब्ज़े में ली है तो नेचुरली वो अंडर द लॉ जो है वो नहीं रख सकता, और लिक्विडेटर या कोर्ट बाय फोर्स भी जो है थ्रू इंटरवेंशन ऑफ पुलिस वो जो है वो प्रॉपर्टी रिकवर करा सकते हैं। इस सब सेक्शन के अंडर 180 डेज़ में जो है कंपनी बिजनेस करती रही है डिफरेंट प्लेसेस पे, उसकी सारी डिटेल है। देन सब सेक्शन जी में जितने भी मुकदमात या कंपनी ने किए हैं या कंपनी के ख़िलाफ़ हुए हैं उन सब की डिटेल है। सब सेक्शन एच में जितनी भी ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी है, इसके अलावा अगर कोर्ट कहे या लिक्विडेटर कहे तो वो भी इन्फॉर्मेशन देने की कंपनी पाबंद है।
देन इस सेक्शन का सब सेक्शन 2 कहता है जी कि जो ये ऊपर सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये सब की सब वेरीफाइड होनी चाहिए फ्रॉम दी डायरेक्टर्स, चीफ एग्जीक्यूटिव, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर एंड सेक्रेटरी, जो भी उन रेलिवेंट डेट्स पे जो है ये सारे ऑफिस होल्ड करते रहे हैं। क्योंकि ज़ाहिर है लिक्विडेटर तो अभी अपॉइंट हुआ है ना, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये इन लोगों के पास ही थी, और ये सारे लोग नोटिफाइड होते हैं रेलिवेंट डेट पे कि कौन बंदा किस टेन्योर में रहा है, तो वो सब लोग जो हैं वो ये स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करेंगे। सो ऊपर वाली स्टेटमेंट्स के अलावा जी लिक्विडेटर जो है वो मज़ीद कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो डायरेक्टर्स को, चीफ एग्जीक्यूटिव को, सीएफओ को या सेक्रेटरी को डायरेक्शन दे सकता है कि वो जो है पिछले 1 साल की रेलिवेंट डेट के मुताबिक जो है वो सारी ये इंफॉर्मेशन सबमिट करें। इसका मकसद ये है कि वो वहाँ पे तो ऊपर लेटेस्ट जो है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और जो पिछले 1 साल का जो सारा रिकॉर्ड है वो लोग भी ये जो है वो देंगे, अगर वो 1 साल से कम का रिकॉर्ड है तो। देन सबसेक्शन बी में है कि वो उन लोगों से भी ले सकता है सारी इन्फॉर्मेशन जो जिन्होंने कंपनी फार्मूलेट की थी या जिन्होंने कंपनी इनकॉर्पोरेट करके कंसीव करके उसका कारोबार को चलाया था। इसके अलावा जो कंपनीज के एम्प्लॉयज़ हैं लास्ट 1 ईयर में, उनसे भी अगर मुनासिब समझे तो लिक्विडेटर अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही हो और एंड ही हैज़ अ रीज़न टू बिलीव दैट ऑल दोज एम्प्लॉयज़ हु वर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी और आर एम्प्लॉई ऑफ द कंपनी, अगर वो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो भी उनसे ले सकता है। फिर सब सेक्शन 4 ये कहता है कि ये सारी जो स्टेटमेंट्स हैं ये इन्होंने सब लोगों ने 45 डेज़ के अंदर जो है फ्रॉम दी इनफैक्ट 15 डेज़ के अंदर जो है वो देनी है सारी ये इंफॉर्मेशन, और इसका एक्सटेंडेड टाइम लिमिट जो है वो 45 डेज़ का है। और ज़ाहिर है ये जो एक्सटेंशन है ये कोर्ट केस टू केस बेसिस पे जो है वो देगी कि सब लोग जो हैं वो विद इन टाइम जो है वो स्टेटमेंट फ़ाइल करें। फिर सब सेक्शन 5 में है कि अगर किसी स्टेज पे ऐसा लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जो आज कंपनी से रेलिवेंट नहीं है या ही इज़ अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड बाय लॉ, या उसकी जो कंपनी के साथ अरेंजमेंट है कि वो स्टेटमेंट वो बना के दे, तो वो ये लॉ ये गुंजाइश दे रहा है सब सेक्शन 5 में कि वो क्लेम कर सकता है अपने रीज़नेबल एक्सपेंसेस फ्रॉम द लिक्विडेटर फॉर मेकिंग सच स्टेटमेंट और प्रिपरेशन ऑफ द स्टेटमेंट। हाँ जी, सो कंट्रावेंशन जो है ऊपर वाली जो सारी इन्फॉर्मेशन अगर कोई नहीं देता या कंपनी नहीं करती जो है वो फैसिलिटेट नहीं करती सारी प्रोविजन ऑफ द इंफॉर्मेशन, या कोई डिक्लाइन करता है, तो सब सेक्शन 6 में हर उस इंसान पे जो है वो पेनल्टी लग सकती है ऑफ द लेवल 2। और ये पेनल्टी जो है इसमें याद रखने की चीज़ है कि ये डेली की पेनल्टी है, जो कि एक काफ़ी ग्रेव किस्म की पेनल्टी है। इस पेनल्टी को इम्पोज करने के लिए या इन्फोर्स करने के लिए कि वो जो लोग हैं वो इन्फॉर्मेशन ये दें लिक्विडेटर को, लिक्विडेटर सब सेक्शन 7 में एप्लीकेशन दे सकता है कोर्ट को कि जो लोग एक तो उन्होंने जो ऑफेंस किया है बाय नॉट प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन उनको कोर्ट ट्राई करे, और ये जो तरीक़ाकार है ये कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के मुताबिक जो जिस कोर्ट ने वाइंडिंग अप का ऑर्डर किया है वो ट्रायल करेगी उन लोगों का, उनको पेनल्टीज़ इम्पोज करेगी उन पे, और जो है इसके साथ ही जो है उनको डायरेक्शन भी देगी कि ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये आप प्रोवाइड करें। अच्छा, जब ये रिपोर्ट सारी जो है ये स्टेटमेंट सारी जो ऊपर हैं वो सारी मिल जाएंगी लिक्विडेटर को, तो उनकी जो है जो कंपनी के क्रेडिटर्स हैं या जो शेयर होल्डर्स हैं या कोई भी जो बंदा रेलिवेंट है कंपनी से, वो एक प्रिस्क्राइब्ड फ़ी के बदले में लिक्विडेटर को एप्लीकेशन दे सकता है कि जी इस सारी जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं लिक्विडेटर को उनकी एक कॉपी प्रोवाइड की जाए अंडर सब सेक्शन 8 ऑफ दी कंपनीज एक्ट 2017। इसका ज़ाहिर है ये भी मकसद है कि वो उन्होंने जो भी रेलिवेंट लोग हैं उनको ताकि पता लगे कि आज के दिन जब कंपनी वाइंड अप हो रही है या होने जा रही है तो इसके क्या मामलात हैं, और उस पे ज़ाहिर है वो अपनी राय भी दे सकते हैं कि अगर कोई फैक्ट कंसील की है कि किसी ने या कोई और उनके नॉलेज में कोई चीज़ ऐसी है जो कि कंपनी के एसेट्स को रियलाइज़ करने में हेल्प कर सकती है, तो वो जो है
वो लिक्विडेटर को उस बारे में इंटीमेट कर सकते हैं। सो वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स में ऐसा भी होने का चांस है कि कोई क्रेडिटर जो है वो फेक अपना क्लेम बना ले, या कोई कंट्रीब्यूटरी है वो कहे कि जी मैंने शेयर हेल्ड किए हुए थे कंपनी में, या कंपनी किसी तरह से जो है वो इंडेटेड है टुवर्ड्स मी। तो अगर इस तरह का कोई फ़ाल्स क्लेम करता है तो उसके ख़िलाफ़ मुकदमा सेक्शन 182 ऑफ द पीपीसी के लिक्विडेटर दाखिल कर सकता है, और उसको जो है फिर अकॉर्डिंगली सज़ा भी जो है वो दिलवा सकता है। और रेलिवेंट डेट जो है जी उसकी सारा एक्सप्रेशन को एक्सप्लेन किया है, और उसमें बताया कि रेलिवेंट डेट वो डेट है जिस दिन जो है वो लिक्विडेटर को या प्रोविजनल मैनेजर को अपॉइंट किया गया था। अब जबकि सारी इन्फॉर्मेशन अब लिक्विडेटर के पास मौजूद है, तो सेक्शन 321 में वो उन सारी रिपोर्ट का एनालिसिस करके ये इसमें जो डिटेल दी गई है इसके मुताबिक एक रिपोर्ट को फॉर्मुलेट करेगा, और 60 डेज़ फ्रॉम हिज अपॉइंटमेंट, यानी कि 15 दिन में तो वो ऊपर वाली स्टेटमेंट मिलनी है, या मैक्सिमम 45 डेज़ में। तो उसके बाद जो है मज़ीद 15 दिन जो है वो लिक्विडेटर के पास हैं जिसमें वो स्टेटमेंट देगा, और उस स्टेटमेंट के जो पर्टिकुलर्स हैं वो सबसेक्शन ए कहता है कि एसेट्स की सारी डिटेल बताएगा, और बताएगा कि वो एसेट्स इस टाइम कहाँ मौजूद हैं और उनकी जो है वो करंट वैल्यू क्या है। क्योंकि करंट वैल्यू इसलिए रेलिवेंट है कि सारा जो पता चलेगा कि कंपनी के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ एक्चुअली कितनी हद तक जो है वो मीट होंगे। ये जो रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं ये एवेल्यूएशन करके देंगे। फिर सबसेक्शन बी में है कि कंपनी के पास कितना कैश पड़ा हुआ है, या कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, इस तरह की कोई चीज़ है जो कि कंपनी की अपनी सिक्योरिटीज़ हो सकती हैं, कोई चेक्स हो सकते हैं। सो जो भी कैश मौजूद है कंपनी के पास उसकी डिटेल देगा। फिर कंपनी के ऑथराइज्ड और जो पेड अप कैपिटल है उसकी डिटेल बताएगा। फिर कंपनीज की जो लाइबिलिटीज़ हैं एग्जिस्टिंग या कंटिंजेंट, एग्जिस्टिंग में वो हैं जो कि साफ क्लियर है, पता चल रहा है कि ये कंपनी ने पैसे लिए हुए हैं और ये देने हैं। कंटिंजेंट ये है कि वो अभी किसी तरह से साबित होनी है, या किसी एक ख़ास फैक्ट पे जो है वो कंटिंजेंट है। कोई क्रेडिटर कहता है कि जी मैंने कंपनी को ये माल दिया था, सो लिक्विडेटर ने अभी ये इस्टेब्लिश करना है कि ये एक्चुअली पैसे बनते हैं या नहीं बनते। उन सब क्रेडिटर्स की डिटेल देगा, और सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड जो डेट्स हैं उनकी भी डिटेल देगा। और अगर कोई सिक्योर्ड डेट्स हैं तो ये बताएगा कि कंपनी ने उनके बदले में क्या क्या अपनी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो मॉर्टगेज या लियन की प्लेज की हुई हैं, या जो उन पे क्या लियन जो है वो क्रिएट किया है। फिर इसके अलावा सब सेक्शन ई में कि जो डेट कंपनी ने किसी को दिया है उन लोगों का नाम, उनका एड्रेस और उनका ऑक्यूपेशन बताएगा, और ये बताएगा कि कितनी इन लोगों से जो है वो अमाउंट जो है वो ड्यू है और कितनी जो है इनसे रिकवर की जा सकती है। फिर सब सेक्शन एफ में डेट ड्यू फ्रॉम कंट्रीब्यूटरी के जो लोगों के पास जिन्होंने शेयर्स लिए हुए हैं, तो क्या कोई ऐसे शेयर होल्डर्स तो नहीं हैं जिन्होंने अपने कैपिटल में से ही कुछ पैसे अभी पे करने हैं। सब सेक्शन जी में डिटेल ऑफ ट्रेडमार्क और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की बताएगा, क्योंकि ये देखें ट्रेडमार्क की अपनी एक गुडविल होती है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ की अपनी एक गुडविल होती है। जिस तरह के मैकडोनल्ड है, नेस्ले है या कोका कोला है, तो इनके जो ट्रेडमार्क्स हैं उनकी अपनी भी एक हैसियत होती है, क्योंकि वो ट्रेडेबल होते हैं, गुडविल होती है मार्केट में, तो उनकी डिटेल भी जो है वो बताई जाएगी कोर्ट को। इसके अलावा कंपनी ने अगर किसी के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके कोई कारोबार किया हुआ है, कोई जेवी किया हुआ है या कोलैबोरेशंस किए हैं, उनकी भी डिटेल बताएगा। देन सबसेक्शन आई में होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी अगर कोई कंपनी की है वो भी जो है उसकी डिटेल दी जाएगी। फिर जी जे में है कि लीगल केसेस जो कंपनी ने फ़ाइल किए हैं या कंपनी के ख़िलाफ़ फ़ाइल हुए हैं, और इसके अलावा भी वो इन्फॉर्मेशन जो कोर्ट ने उस डायरेक्शन दी है या लिक्विडेटर समझता है कि ये इंक्लूड होनी चाहिए उस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, तो उस रिपोर्ट का जो है उसको वो हिस्सा बनाएगा। इस सारी डिटेल के अलावा जो है लिक्विडेटर अपना एक ओपिनियन बताएगा अदालत को कि किस तरह का से कंपनी काम करती रही है और किस तरह से उसके अफेयर्स जो हैं वो चलते रहे हैं, और उसकी ओपिनियन में यानी कि लिक्विडेटर की ओपिनियन में कोई ऐसा फ्रॉड या कोई ऐसा कंपनी के अकाउंट्स में या कंपनी के पैसे में खुर्द-बुर्द तो नहीं की गई,
इस तरह की रिपोर्ट भी जो है वो कोर्ट में फ़ाइल करेगा सबसेक्शन 2 में। फिर एक जनरल ओपिनियन लिक्विडेटर देगा कि जो उसने सारा ये मामला देखा है कंपनी कि कंपनी जो है वो उसकी नज़र में अब वायबल है भी नहीं, या बिज़नेस कंपनी अब चला सकती है या नहीं चला सकती, और किस तरह से है वो ये बताए कोर्ट को कि जो एसेट्स अगर कंपनी के हैं तो वो किस तरह उनको ड्यूली रियलाइज़ किया जा सकता है, उनकी वैल्यू बढ़ाई जा सकती है। ये सारी जो है ओपिनियन ये भी रिपोर्ट में लिखेगा। एक दफ़ा जब ये लिक्विडेटर जो है ये रिपोर्ट फाइल कर देगा कोर्ट में, तो इसके बाद भी जो है वो कोर्ट उसको डायरेक्शन दे सकती है कि सब्सिक्वेंट रिपोर्ट्स भी फाइल करे। और सबसेक्शन 5 में जो है एक केस रिपोर्ट की कॉपी एससीसीपी के रजिस्ट्रार को भी भिजवा देगा और कोर्ट में भी सबमिट कर देगा, ताकि कोर्ट उसको एनालाइज करने के बाद उस पर एक अप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करे।